ओम भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन करते हुए हम लोग उदयी मानसूरी भगवान को प्रणाम करते हुए आगे अपने कार्य की ओर चलते हैं और जानते हैं प्रज्ञा पुराण में क्या क्या गुरु जी ने हम लोगों के लिए जानकारियां दी हैं। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 52 से शुरू करते हैं। अब लेते हैं, सबसे पहले भावार्थ लेते हैं। प्रवेशिका स्तर की सामान्य शिक्षा पूरा करने से पूर्व ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चों को क्या बनाना है, उसे उपार्जन का क्या माध्यम अपनाना है। इस निर्णय के अनुरूप ही उसकी अगली शिक्षा का निर्धारण कर लिया जाए। ऐसी आवश्यक शिक्षा न दी जाए जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम न आए। इससे मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और जो सीखना आवश्यक था उससे वंचित रहना होता है। किया गया प्रश्न, श्रम और समय, खर्च गया धन इस अनिश्चित के कारण व्यर्थ ही चला जाता है। इसके लिए पीछे सदा पश्चाताप रहता है। भोजन की तरह शिक्षा के उद्देश्य का ध्यान रखना ही आवश्यक है। खेलने कूदने का अवसर दिया जाए, कला कौशल से भी उन्हें अभ्यस्त होने दिया जाए। लोक व्यवहार और नीति सदाचार का उपयुक्त ज्ञान लाभ होता रहे, ऐसा प्रबंध किया जाए। परिभ्रमण इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। परिभ्रमण के साथ ज्ञान संवर्धन की व्यवस्था पूरी तरह जुड़ी रहे, तभी इसका लाभ है। अन्यथा कौतूहल भर के लिए इधर उधर घूमने में कई बार तो उल्टी हानि ही होती है। उपयुक्त समाधान करते रहने वालों के साथ घूमना ही हितकर है। अब देखिए, यहाँ पे गुरु जी जो है बच्चों के निर्माण के लिए जो बातें बता रहे हैं वो एक एक लाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत है कि अगर हम लोग अपने परिवार और बच्चों पे ध्यान दें तो शायद हमारे बच्चे, हमारी संतति आगे बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ेगी। बता रहे हैं गुरु जी की प्रवेशिका स्तर की सामान्य शिक्षा पूरा करने से पूर्व ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चों को क्या बनाना है। जब बच्चे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, बच्चों की थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगती है, तो यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चों को हमको क्या बनाना है, क्योंकि बच्चा का अब चेतना जागृत होना शुरू हो गया है। और ये शुरू हो जाता है 3 साल के बाद, 5 साल से बच्चा जो 3 साल के बाद तो काफी कुछ शब्दों को बच्चे जान जाते हैं। लगभग बच्चे 3000 के ऊपर शब्दों को उनके ज्ञान भंडार में एकत्र हो जाते हैं। ऐसा बीएड की कोर्स में यह बात बताया गया है, क्योंकि छोटी बच्ची मेरी बीएड कर रही है, तो जब बच्चे 3 साल के होते हैं तो लगभग 3-3.5 हजार शब्द उनके स्मरण शक्ति में एकदम पूरी तरीके से फिट हो जाता है। और जब वो 5 साल के होते हैं तो उनकी ज्ञान जो है चक्षु खुल जाते हैं और बच्चा फिर उन बातों को, बाहरी बातों को, 3 साल तक बच्चा घर के अंदर की बातों को लेता है, समझता है और उसकी जानकारी उसे होती है। लेकिन 3 साल के बाद जैसे ही बच्चों को हम लोग बाहर के बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं तो बच्चा फिर अब बाहरी जगत की जानकारी करने लगता है। वहीं गुरुजी बता रहे हैं कि जब बच्चा प्रवेशिका स्तर की सामान्य शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही यह निश्चय कर लेना चाहिए कि बच्चों को क्या बनाना है। अब बच्चा जब बाहर की ओर गया 5 साल में तो उसे क्या बनाना है, यह हम माता पिता को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि अब वो बाहरी दुनिया में जा रहा है, अब चीजों को वो लेगा, तो अब उसी तरह हमको उसको अग्रसित करना है। उसे उपार्जन का क्या माध्यम अपनाना है और इस निर्णय के अनुरूप ही उसकी अगली शिक्षा का निर्धारण कर लिया जाए। ऐसी अनावश्यक शिक्षा न दी जाए जो उसके व्यवहारिक जीवन में काम ना है। अब उस और भी उसी तरीके के उनके जो है उनके ग्रुप में डालना चाहिए, वैसे ही बच्चों के संपर्क में होना चाहिए। अनावश्यक लोगों के साथ उसे नहीं रहने देना चाहिए। बच्चा क्या सीखना चाहता है, बच्चा को हाँ क्या हमें बनाना है, उसके रुचि और उसकी क्षमता के अनुरूप उधर की ओर उसे मोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है और जो वो सीखता है वो आवश्यक उसके लिए होता है, उससे वंचित रहना होता है। जो वो नहीं सीखता है अगर उसे सिखा दिया जाए तो जो सीखना चाहता है उससे वो वंचित रह जाता है। बता रहे हैं कि किया गया श्रम और समय और खर्चा गया धन
इस अनिश्चितता के कारण व्यर्थ चला जाता है। गुरुजी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग बिना विचारे कोई धन को खर्च देते हैं और वो बेकार चला जाता है, और जब पहले से विचार करके उसे खर्च करते हैं तो उस धन से हम लोग कुछ एक अच्छा काम कर लेते हैं। इसी तरीके से बिना विचार किए अगर बच्चे को हम लोग कोई शिक्षा या कुछ किसी गाइडलाइन पे नहीं लगाते हैं, तो उस बच्चा के ऊपर किया गया समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ चला जाता है। इसके लिए पीछे सदा पश्चाताप रह जाता है। इसी तरह भोजन की तरह शिक्षा के उद्देश्य क्या ध्यान रखना भी आ सकता है। उन्होंने जो शिक्षा है उसको भोजन की तरह कहा है कि इसको कैसे ध्यान में रखना चाहिए, भोजन की तरह। हमें आज क्या खाना है, बच्चों को खाने में क्या देना है, ये एक माता पिता इसका पूरा पूरा जो है एक प्रोग्राम बना के चलते हैं कि हमारे बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक में क्या खाना देना है। इसी तरह के उसके शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम भोजन का जो है एक लिस्ट बना के रखते हैं कि किस दिन हमें क्या बच्चों को खिलाना है और सुबह क्या खिलाना है, दोपहर में क्या खिलाना है, शाम को क्या खिलाना है। ऐसे ज्ञान का भी, उसे शिक्षा की ओर भी ऐसे ही हमको कि किस समय उसको कौन सी जानकारी हमको देनी है। खेलने कूदने का अवसर दिया जाए, उसे खेलने कूदने का भी अवसर देना चाहिए। कला कौशल से भी उन्हें अभ्यस्त होने दिया जाए। और अगर जो कुछ कला कौशल सीखना चाहता है, यानी बच्चा खेल में अगर वो कबड्डी खेलना चाहता है, खो खो खेलना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, म्यूजिक करना चाहता है ना, बच्चा कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, तो इस तरीके से उस क्षेत्र में भी बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। लोक व्यवहार और नीति सदाचार का उपयुक्त ज्ञान लाभ होता रहे। यानी लोक व्यवहार, बाहर की वातावरण का भी उसको जानकारी होना चाहिए, इस तरह उसे शिक्षित करना चाहिए। और उपयुक्त सदाचार, और सदाचार लोगों के साथ में कैसा आचार विचार करना है, इस तरीके का ज्ञान भी उस बच्चे के साथ को देना चाहिए, उस बच्चे को देना चाहिए। इस तरीके से बच्चा ज्ञान का लाभ पाता है और अपने अगल बगल के वातावरण के साथ अच्छी तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ऐसी प्रबंध किया जाए, वो कह रहे हैं गुरुजी कि ऐसा प्रबंध हम बच्चों के लिए करें और हमें करना चाहिए। परिभ्रमण इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। परिभ्रमण के साथ साथ ज्ञान संवर्धन की व्यवस्था पूरी तरह जुड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं परिभ्रमण, बच्चों को थोड़ा घुमाना फिराना भी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ ज्ञान संवर्धन की व्यवस्था पूरी तरह जुड़ी रहे। ज्ञान मतलब आप बच्चों को लेके कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, अगर कोई फॉल दिखाने जा रहे हैं, कोई नदी डैम दिखाने जा रहे हैं, कोई पहाड़ी क्षेत्र दिखाने जा रहे हैं, कहीं घूमने के ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहां मनोरंजक स्थल है, तो वहां उसके बारे में, या कोई तीर्थ स्थान पे बच्चों को लेके जा रहे हैं, जहां भी बच्चों को लेके जा रहे हैं, उस स्थान के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के पहनावा ओढ़ावा खान पीन के बारे में हमको बच्चों को पूरी पूरी जानकारी देनी चाहिए। तभी इसका लाभ हमको होता है। तभी हम जब बच्चों को बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाने का पूरा पूरा लाभ बच्चों को भी मिलता है, बच्चों को रुचि बढ़ती है। बच्चे कहीं जाते हैं तो फिर दूसरी जगह जाने पे प्रश्न करते हैं कि मुझे आप वहां ले चलिए, क्योंकि वहां ये चीज की सुनते हैं कि बहुत अच्छी तरह से उसको वहां हमको जानकारी लेनी है, हमको लेकर के चलिए। तो बच्चों को जहां जाए वहां ले जाकर के वहां के ज्ञान के बारे में, वहां के चीजों के बारे में समझाए। अन्यथा कौतूहल भर के लिए इधर उधर घूमने में कहीं कोई तो उल्टी हानि भी हो सकती है। कह रहे हैं कौतूहल बस, यानी खाली आपके मन में एक जिज्ञासा है कि बच्चों को घुमाना चाहिए, और आप बच्चों को घुमाने के लिए ले गए हैं, और बच्चा भी चला गया कि नहीं पापा तो लेके चल रहे हैं घुमाने, और घुमा के लेके चले आए, उसे कुछ बताया नहीं, ऐसी जगह ले ही नहीं गए जहां उसे कुछ जानकारी मिले। तो ये सब खाली इस तरह से खाली कौतूहल बस, आप जा रहे हैं बच्चों को घुमा रहे हैं कि मैंने तो मनोरंजन करा दिया, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों को ऐसी जगह घुमाएं जहां से बच्चे कुछ पाए, कुछ सीखे, कुछ समझे और वहां की चीजों को ग्रहण करें। उपयुक्त समाधान करते रहने वालों के साथ घूमना ही हितकर है, और जो लोग उनके साथ उनको भेजना चाहिए उन बच्चों को, जो लोग बच्चे के इस उसके सोच को, उसके इस ज्ञान को, उसके इस इच्छा की पूर्ति करे, उसका समाधान करे, ताकि बच्चा कुछ भी पूछे कि हमें जहां लेके आए हैं वहां का क्या व्यवहार है, क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या वहां पे खान पीन होता है, कैसे वहां के लोग हैं, क्या क्या वहां की इतिहास है। तो इस तरीके से बच्चों को जो व्यक्ति लेके जाए उसे उसकी पूरी जानकारी भी हो, ताकि पूछने के बाद बच्चे को वो जवाब दे सके। तो इस तरीके से गुरुजी अभी भावार्थ में बता रहे हैं। अब उसकी व्याख्या करते हुए गुरुजी आगे देखिए क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा बच्चों को क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा बच्चों को क्या दी जानी है, इसका निर्धारण अभिभावक को उनकी मन स्थिति एवं देश काल की परिस्थितियों को देखकर ही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले बच्चों की मन स्थिति देखें
कभी कभी ऐसा होता है हमारे बच्चे सुबह सो के उठते हैं और हम लोग कहते हैं कि बेटा आज क्या इच्छा हो रही है, कुछ करना है या नहीं है। बच्चे ने साफ कह दिया हम तो नहीं कुछ करेंगे, तो हमें उस पर जोर जबरदस्ती भी नहीं डालनी चाहिए। उसके सामने एक ऐसा मनोरंजक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चा किसी एक ओर अग्रसित होता है, उसकी रुचि उस ओर बढ़ती है। तो अगर बच्चा का इच्छा नहीं है, बच्चा कहता मैं वहां पर भी नहीं जाऊंगा, मैं आज पढ़ने भी नहीं जाऊंगा, तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि उसको किस ओर और समय और उसकी मन स्थिति को देख करके बच्चे का जो है मन को बदलना है। वो माँ बाप का कर्तव्य है कि उसकी स्थिति को देख करके, उसके मन स्थिति को हम देख करके और तब उसके मन स्थिति को बदल दें ताकि वो उस ओर अग्रसित हो जाए। जो विषय अप्रासंगिक है, जिनका जीवन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, शिशुओं के कंधे पर लाद देना वस्तुतः उनके विकास को रोकने के समान है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को उन चीजों को नहीं देना चाहिए जिनका कि उन बच्चों से अभी कोई संबंध ही नहीं है। बच्चा की उम्र, बच्चा की समझ, बच्चा का पसंद देख के ही उसके सामने ऐसी चीजों को रखना चाहिए जो बच्चे हमारे ले सके, समझ सके। अब छोटे उम्र के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, वो खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, भागने में, छोटे छोटे कविता को, छोटे छोटे जो है कहानियों को पढ़ना, सुनना, देखना पसंद करते हैं। तो हम देख ले अगर कि मेरा बच्चा किस योग्य है, हम उसको उसी तरीके से उसको ज्ञान दें और उस ज्ञान से लाभान्वित करें। सामान्य ज्ञान, आहार विहार, खेल कूद, सामान्य शिष्टाचार, नैतिक गुणों के व्यवहारिक क्रियान्वयन का शिक्षण पाठ्यक्रम में जुड़े रहे तो ही शिक्षा फलदायी होता है। वही बात गुरु जी कह रहे हैं कि सामान्य ज्ञान, आहार विहार, खेल कूद, सामान्य शिष्टाचार, नैतिक गुणों के व्यवहारिक क्रियान्वयन का शिक्षण पाठ्यक्रम में जुड़ा रहे तो शिक्षा फलदायी होता है। ये सारी बातें जो रोज के जीवन की हैं, खाना पीना, उठना बैठना, ज्ञान, है ना, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे श्लोक, ये सब चीज बच्चों के शिक्षा में जुड़ी होनी चाहिए ताकि बच्चा शुरू से ही इस ओर अग्रसित हो। आगे कहते हैं ऐसी अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पाठ्य पुस्तकों की डिग्री दिलाने वाली शिक्षा से लाख गुना उत्तम है एवं अपनाई ही जानी चाहिए। कह रहे हैं कि अब आप तो बच्चे बड़े होते हैं, हम किताबी भाषा रटाते चले जाते हैं, ज्ञान के लिए उसे कुछ नहीं दे पाते हैं। जिस ज्ञान की बात गुरु जी चाह रहे हैं कि बच्चे को कैसे उसके शुरू के जीवन से उसे देना चाहिए, खेलने कूदने के साथ ही, घूमने फिरने के साथ उसे उस ज्ञान को दे। ऐसा कोई ज्ञान न दे जो सिर्फ किताबी भाषा बन के रह जाए, सिर्फ शब्द का ज्ञान बन के रह जाए। नारद जी शरद कुमार जी से यही तो पूछ रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे तो अभी हम लोगों ने उपनिषद पढ़ा, उसमें देखा कि नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार जी से मुझे तो बहुत जानकारी है, वेद पुराण और जो है अथर्व और जितने भी कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु है, सबके बारे में हमें जानकारी है। हमने तो शब्दमयी भाषा ही सिर्फ जाना है, मैंने तो जाना ही नहीं कि आत्मा क्या है। तो सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि मुझे आत्मा के बारे में बताइए। ऐसे यहाँ पे हमारे प्रज्ञा पुराण में गुरु जी बता रहे हैं कि बच्चों को वो जानकारी दीजिए, सिर्फ शाब्दिक न रहे, बच्चों को ज्ञान की भाषा समझाइए, जिन शब्दों से उन्हें ज्ञान उतर जाए, उन्हें समझ आ जाए कि हमें क्या करना है, उन शिक्षा को उनके आगे प्रस्तुत कीजिए, उन्हें दीजिए। पर्यटन परिभ्रमण भी आसपास की परिस्थितियों, प्राकृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में दृष्टिगोचर को निखारता एवं व्यक्तित्व को सर्वांगपूर्ण बनाता है। कह रहे हैं आसपास का वातावरण, जैसा आपके घर के अगल बगल, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे वहां पे पार्क बना हो, चाहे वहां हॉस्पिटल बनी हो, स्कूल का वातावरण हो, घर के अगल बगल छोटा मोटा खेल का मैदान हो, जैसा भी वातावरण हो, या आपके कॉलोनी के अगल बगल लोग ज्यादा रहते हो और खुला मैदान ना हो, तब पर भी वहां पर जैसे भी लोग रहते हैं वैसा उन बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब हमें क्या करना है, उन वातावरण के बारे में उन्हें अवगत कराना है कि बच्चे को ये बताना है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से तुम्हें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। छोटा बच्चा है तो हमको उस तरीके से शिक्षित करना चाहिए कि यहाँ चीज तुम्हें नहीं मिल पाएगी, यहाँ ज्ञान तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तुम्हें ज्ञान यहाँ मिलेगा। तो ऐसे लोगों के संपर्क में और वैसे ही बाहर के वातावरण में बच्चों को रखना चाहिए। बता रहे हैं कि आत्मरक्षा का अभ्यास सभी शिशुओं के साथ में कराया जाना चाहिए ताकि वे साहसी स्वावलंबी बन सके। और इसके बाद आ जाता है वही सनत कुमार जी का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, जो कि नारद जी कह रहे हैं कि मुझे तो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं है।
तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ठीक है। अब वो एक एक कर करके आत्मा की, तो सबसे पहले उन्होंने वाणी को बताया है। अब हमें क्या करना है, हमें भी प्रज्ञा पुराण में अपने बच्चों को उसी तारतम्य से, उसी एक एक ज्ञान से, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान, है ना, 5 कोश, तो जो भी है, अभी तो वो बच्चा है, लेकिन हम उसको खेल खेल में ही सब कुछ समझाते हैं। अब आगे गुरुजी कुछ उदाहरण के स्वरूप हम लोगों को, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ छोटी छोटी कहानियां दिए हैं। आते हैं, चलते हैं हम लोग उस कहानियों की तरफ। पहला कहानी है विकसित राष्ट्र के उदाहरण। गुरुजी बता रहे हैं कि क्यूबा, इजराइल एवं युगोस्लाविया ने अपने यहाँ स्वावलंबन प्रधान शिक्षा को ही महत्व दिया है। विश्व युद्ध के बाद उन्हें सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता थी, अतः डिग्री प्रधान शिक्षा से परे रहकर उन्होंने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था की। हर युवा व प्रौढ़ के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह अपनी शिक्षा की समाप्ति के बाद रोजगार में लगने के पूर्व न्यूनतम एवं 100 व्यक्तियों को साक्षर बनाने एवं नागरिकता का शिक्षण देने में लगाएगा। इसके फलदायी परिणाम तुरंत सामने आए। न केवल साक्षरता बढ़ी, अपितु अनौपचारिक शिक्षा से प्रभावित बहुसंख्यक जनता प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरी करने में जुट गई। देखिए, अब ये बता रहे क्यूबा, इजराइल और युगोस्लाविया ने अपने यहाँ क्या किया, स्वावलंबन शिक्षा देना शुरू किया। कैसे दिया? उनका कहना था कि जब विश्व युद्ध के बाद में सुयोग्य नागरिक उन्हें तैयार करना था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद में तो काफी क्षति हुई थी, और उसके बाद अब उन्हें क्या करना था, एक सुयोग्य नागरिक देना था अपने देश को। कैसे देते? उन्होंने कहा कि एक आदमी जो शिक्षित हो चुका है वो 100 आदमी को शिक्षा देगा, उन्हें व्यवहारिक जीवन की और शिक्षा की उन्हें पूरी पूरी जानकारी दे। जब एक आदमी 100 आदमी को तैयार करेगा, इस तरीके से उनके यहाँ सुयोग्य नागरिक फिर से तैयार हो जाएंगे और उनका देश सुयोग्य नागरिक को तैयार करने में सक्षम हो जाएगा, तो वो आगे के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, एक व्यक्ति को 100 व्यक्तियों को तैयार करने की बात यहाँ कही गई है। एक व्यक्ति शिक्षित अगर हो रहा है तो सब व्यक्तियों को आगे साक्षर करेगा। इस तरीके से वहां पर देखिए इस तरीके की व्यवस्था की गई। न केवल साक्षरता बढ़ी, कह रहे हैं इस तरीके से उसका तुरंत कैसे आया परिणाम, कह रहे हैं कि न केवल साक्षरता बढ़ी, अपितु अनौपचारिक शिक्षा से प्रभावित बहुसंख्यक जनता प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में जुट गए। राष्ट्र के जो बढ़ाने के जो कार्य था, वो सारे 100 लोग, एक लोग पे 100 लोग, 100 लोगों को सिखाया गया, 100 लोग उनके राष्ट्र को आगे बढ़ाने, उसको प्रगति करने में कामयाब हो गए। चीन और जापान ने भी ऐसी छोटी छोटी प्रयोग किशोरों युवकों पर किए, और चीन जापान भी यही कार्य किया। उनका देख करके, क्यूबा का, इजराइल का देख करके उन लोगों ने भी यही कार्य किया कि व्यक्ति को शिक्षित किया और एक व्यक्ति को कहा कि तुम 100 व्यक्तियों को तैयार करो, पढ़ा के, लिखा के, व्यवहारिक जीवन उसका सिखा करके, शिक्षा दे करके उन्हें तैयार करो। उन लोगों ने भी यही काम किया ताकि स्वावलंबन प्रधान नागरिक ढल सके। और इस तरीके से स्वावलंबन नागरिक, जिसको कि कमाना भी आना चाहिए और समय के अनुसार व्यवहार करना भी आना चाहिए और चीजों को समझना भी आना चाहिए। और जब देश में ऐसी कोई अचानक अकाल आ जाए, उसके साथ अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो उसमें भी वह अपना जीवन सब उपयोग कर सके। दोनों ही राष्ट्रों का प्रगति के शिखर पर पहुंचने का मूल कारण यही अनौपचारिक शिक्षा ही है। ये अनौपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, हर तरह से व्यक्ति को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन में भी और शैक्षिक जीवन में भी। जो व्यक्ति इस तरीके से तैयार हो जाता है, वो कहीं पर भी, किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने को एकदम प्रस्तुत पाता है। हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार हैं, हमेशा इस कार्य की ओर तैयार हैं। जैसे आज का ही उदाहरण ले लीजिए, अभी किसी मीटिंग में कल का 10वीं बीता है, कोई बहन अगर नहीं आती है, चलिए भाई एकदम तैयार रहते, कोई भी आदमी आगे आकर के ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है तैयार रहे अपने जीवन में भी। ये हम लोग को एक अच्छी, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे, ऐसे बच्चों को शिक्षा देना है। आगे एक कहानी गुरुजी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फिशर की लगन। फ्रांसीसी पादरी महिला फिशर भारत आई तो यहाँ की निरक्षरता को देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। बच्चों को पढ़ाने के लिए कहने जाती तो लोग मुंह फेर लेते और उनकी बात तक न सुनते। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि लगे रहना चाहिए। जब वो जो फ्रांसीसी महिला आई थी, उन्होंने जब यहाँ के निरक्षरता को देखा कि बच्चों में तो ज्ञान नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है, तो वो बेचारी सोची कि हम सबको पढ़ाए लिखाए। और जब लोगों के पास जाती कि भाई बच्चों को शिक्षा दीजिए, तो लोग मुंह फेर लेते थे। तो वो क्या कि इस काम में लगातार लगी रही। कुछ ही वर्षों में चमत्कारी परिणाम हुआ। लड़के और लड़कियों की शिक्षा 40% तक पहुंच गई। इसके उस इलाके में 150 प्राइमरी स्कूल खुल गए और 1500 बच्चे पढ़ने लगे। उन्होंने स्कूली शिक्षा तक ही स्वयं को सीमित न रखे,
बच्चों को शिष्टाचार लोक व्यवहार की शिक्षा भी दी। उनके पढ़ाए अनेक बच्चों ने आगे चल करके समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, एक महिला आती है, यहाँ अशिक्षित लोगों को पाती है, अशिक्षित बच्चों को पाती है, उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। बच्चे शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, देश होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा। देखिए, उसके मन में जो भावना आई, तो उसने जो है न नहीं को हाँ में बदल दिया और बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। 40% शिक्षा बच्चों को दे डाला और 150 प्राइमरी स्कूल की उस पादरी महिला ने जो है 150 प्राइमरी स्कूलों का निर्माण करके सारे बच्चों को शिष्टाचार, लोक व्यवहार की शिक्षा दी और अनेक बच्चे जो कि उनके पढ़ाए हुए थे, उनके ज्ञान दिए हुए थे, वो उन्होंने क्या किया? समाज का निर्माण किया और समाज के निर्माण में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो उन्होंने इस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया। उनका बच्चा नहीं था, लेकिन समाज के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया। तो फिशर की लगन, ये महिला जो फिशर है, उनकी लगन की बात गुरुजी ने बताई है। आगे गुरुजी फिर एक कहानी बता रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने प्रोफेसर पद छोड़ा। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। बीए की परीक्षा में युवक को असफलता मिली, तो वह निराश नहीं हुआ। निराश होना तो उसने सीखा ही न था, दुगने परिश्रम से जुट गया अपने अध्ययन में। कोई व्यक्ति था जो कि राम तीर्थ ने प्रोफेसर पद छोड़ा। बता रहे हैं कि बीए की परीक्षा में कोई व्यक्ति था, उसको असफलता मिली, निराश तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो क्या किया, आगे कुछ सीखा, दुगने परिश्रम से वो आगे फिर जुट गया अपने अध्ययन में। और इस बार की परीक्षा में उस युवक ने परीक्षक को चकित कर दिया। प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी के लिए नोट लगा था। क्या लगा था? 13 में से कोई 9 प्रश्न हल कीजिए। उस युवक विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर सूचना लिख दी। 13 में से कोई 9 उत्तर देख लीजिए और अगले पृष्ठ पर 13 सवाल किए हुए थे। उनमें से तो एक भी गलत था और न इतनी गुंजाइश थी कि आधा नंबर भी कहीं से काटा जाए। यानी एक भी गलत नहीं था, तो गुंजाइश नहीं बनती है कि कोई सवाल में। गणित में पूरा का पूरा नंबर मिलता है। गणित अगर सही है तो नंबर पूरा मिलता है, और प्रश्नों में तो शब्दों पे, मात्रा पे कटता, लेकिन गणित में नहीं कटता। तो कह रहे हैं कि कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसका आधा नंबर भी काट लिया जाए। जून माह में परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। वह युवक अपने प्रांत में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। यह परीक्षार्थी युवक था तीर्थराम। ये कौन था? तीर्थराम, जिसकी बात कही गई है हेडिंग में, जिसे देश विदेश के लोग स्वामी राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। इन्होंने कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़ करके संसार में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार किया था। उनका कहना था कि स्कूल की पढ़ाई छोड़कर लोगों को व्यवहारिक अध्यात्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। अल्पायु का इतना जीवन उन्होंने इसी में नियोजित किया। एक चीज उनको समझ में आ गया कि क्या करना है, हमको पढ़ना है, और अगर पढ़ते समय परीक्षा में फेल हुए तो अपने को निराश नहीं करना है। और यही शिक्षा उन्होंने आगे आने वाले बच्चों को दिया। सारे बच्चों को जो उनके संपर्क में पढ़ने आते थे, उन्होंने यही ज्ञान दिया कि निराश नहीं होना है, दुगुने मेहनत से आगे लग जाना है। तो ये राम तीर्थ की बात बता रहे हैं कि युवक राम तीर्थ ने ऐसा किया। तो उनका ये भी बहुत एक अच्छा कार्य था। अल्पायु का अपना जीवन उन्होंने इसी नियोजन में दिया। आगे की शिक्षा है बाल शिक्षा में संलग्न महात्मा। अब देखिए इसमें क्या गुरुजी बताते हैं। महात्मा भगवान दीन अपने आरंभिक जीवन के 28 वर्ष की आयु तक रेलवे में उच्च कर्मचारी रहे। साथ ही व्यक्तिगत साधना, योगाभ्यास भी करते रहे। पीछे उन्हें आंतरिक प्रेरणा हुई कि मात्र अपने कल्याण की साधना भी एक प्रकार की स्वार्थपरता है। अध्यात्म का तात्पर्य लोक सेवा भी है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, विवाह नहीं किया और सार्वजनिक सेवा में लग गए। उन्होंने हस्तिनापुर में ब्रह्मचर्याश्रम नामक बालक विद्यालय की स्थापना की और नागपुर में तरुणों के लिए सेवाश्रम खोला। दोनों ही विद्यालयों के छात्रों में चरित्र निष्ठा और लोक सेवा की भावना कूट कूट कर भरी जाती थी। मतलब जो उन्होंने 2 आश्रम खोला, एक तो खोला उन्होंने हस्तिनापुर में ब्रह्मचर्य आश्रम नामक बालक का विद्यालय खोला, और दूसरा नागपुर में तरुणों के लिए, यानी कि जो बच्चे और बड़े होते हैं, 15, 16, 18 साल के बच्चे, उनके लिए, तरुणों के लिए सेवाश्रम खोला। वहां पर सेवा की भावना सिखाई जाती थी बच्चों में। दोनों ही विद्यालयों के छात्रों में चरित्र निष्ठा
और लोक सेवा की भावना कूट कूट कर भरी जाती थी। अधिकांश छात्र बड़े कर्मठ बनकर के निकले। अब देखिए ये भावना, छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य की भावना और बड़े बच्चों को सेवा की भावना, ये दो चीज वो दोनों विद्यालयों में अपने सिखाते थे। और वो बच्चे जब वहां से निकलते थे तो कैसे कर्मठ बन के निकलते थे। स्वामी जी ने लेखनी उठाई और विशेषतः बालकों और युवकों की समस्याओं पर लिखा। यो उनसे समाज सुधार से लेकर के राजनीति तक का कोई भी विषय न बचा जिस पर के उच्च कोटि का साहित्य न लिखा हो। अब इस तरीके से जब उन्होंने बाल निर्माण किया, दो शिक्षा केंद्र के माध्यम से, एक में छोटे बच्चों की शिक्षा देना शुरू की और एक में उन्होंने तरुणों को शिक्षा दिया, वयस्कों को शिक्षा दिया। और उनको क्या सिखाया? उनको सिखाया सेवा श्रम। और क्या सिखाया? कर्मनिष्ठ भावना। इस तरीके से उन्होंने जब सिखाया तो बहुत बच्चे कर्मठ बन करके निकले। और फिर उन्होंने उस पर ही, उन बच्चों पे ही, उनके समस्याओं पर भी बहुत सारे किताब लिखे, पुस्तक लिखे। क्या बता रहे हैं कि बालकों और युवकों की समस्याओं पर उन्होंने लिखा। यूं उनसे समाज सुधार से लेकर के राजनीति तक का कोई विषय नहीं छूटा जिस पर कि उच्च कोटि का साहित्य न लिखा हो। यानी कि इन दोनों विषयों पर बच्चों के छोटे रूप, यानी कि जब उनको इसको ब्रह्मचर्य का जब ज्ञान दे रहे थे और तरुण का, इन दोनों का ज्ञान के बारे में और भी कोई भी जो क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र हो चाहे समाज का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पे उन्होंने अपनी पुस्तक लिख डाली। स्वतंत्रता संग्राम आरंभ होने पर वे सत्याग्रह में सम्मिलित हो गए और कई बार जेल गए। स्वामी जी की सादगी और सेवा भावना असाधारण थी। वे अपने संकल्पों की पूर्ति में इतने तन्मय हो जाते थे कि जो काम हाथ में लिया उसे सफलता के स्तर तक पहुंचा कर रखते थे। अब ये स्वामी जी की कहानी है ना। महात्मा जो थे वो उन्होंने इस तरीके से बच्चों को तैयार किया, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और तैयार करके वो बच्चों को जो है उनके ऊपर कहानियां, उनके ऊपर बहुत बहुत पुस्तक लिखी और अपने को भी देश के सेवा में संलग्न कर दिए। आगे की कहानी है कविंद्र रविंद्र की शिक्षा। अब देखिए गुरु जी इसमें क्या बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिस स्कूल में पढ़ते थे वह शिक्षा मात्र नौकरी के काम की देखकर उनके पिता ने बच्चों को स्कूल से उठा लिया। यानी जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वह शिक्षा मात्र नौकरी के काम में आती थी, तो यह देख करके उनके पिता ने उसको स्कूल से निकाल लिया। जो बनाना चाहते थे सो पढ़ाया। फलस्वरूप उतने ही समय और श्रम से रविंद्र बाबू विश्व कवि हो गए। जितने समय में स्कूल में शिक्षा दी जाती थी और उनको मात्र नौकरी के लिए तैयारी, आज भी हमारे देख लीजिए आज की जो व्यवस्था है क्या है। आज इस चीज की तैयारी, इस नौकरी की तैयारी, इस नौकरी की तैयारी। अब भाई जितने भी नौकरी की तैयारी है बच्चा सिर्फ नौकरी सीख पा रहा है, उसे खाली पैसा चाहिए बड़े होकर के। समाज का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, इसका कोई ज्ञान नहीं है आज के बच्चों में। आज के बच्चों में एक बात का खूब ज्ञान है कि हमें आगे बढ़ के कैसे पैसा कमाना है, उसके लिए माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, उन्हें तरह तरह के कोर्स कराते हैं, लेकिन परिणाम में कुछ नहीं आता है। बच्चों की जब नौकरी लग जाती है तो माँ बाप अकेला रह जाते हैं और बच्चे अपना नौकरी पा करके कहीं और निकल जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि माँ बाप को मेरी कितनी जरूरत है। व्यवहारिक ज्ञान से बच्चे वंचित रह जाते हैं। उसी की यहाँ पे चर्चा की गई है कि रविंद्र कुमार के पिताजी ने उन्हें उस स्कूल में नहीं भेजा जहां पर सिर्फ नौकरी पाने के लिए शिक्षा दी जाती थी, और निकाल करके उन्होंने फिर उसको शिक्षा उनको दिलाई और रविंद्र बाबू विश्व कवि हो गए और तथा नोबेल पुरस्कार के अधिकारी भी बन गए। उन्होंने प्रकृति से ही अपना सारा शिक्षा पाया था। पिता के बाद वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय पद्मा नंदी बांग्लादेश के किनारे बिताए और अपने कौशल कार्य को देते थे तथा जहां उन्होंने नैसर्गिक साहचर्य से बहुमूल्य शिक्षण पाया था। अब नैसर्गिक साहचर्य यानी प्रकृति को, विशेष तौर के अपने प्रकृति को जाना उन्होंने, उसके बीच में रह करके उन्होंने शिक्षा पाई कि दरअसल है क्या ये, इसके बीच में हमें जीना है, ना ही हमें किसी आगे इस तरीके के आडंबर में पड़ना है। हमें सादा जीवन, उच्च विचार, सादा खाना और बढ़िया सोचना और अपने आत्मा का विकास करना, इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया है। बहुत आजकल के जो है सबसे पहले स्कूल में नाम लिखाइए, एक ड्रेस होना चाहिए, मानते हैं ड्रेस हो गया तो ये चीज तो वो चीज तो इसको ऐसे करना है, मतलब फालतू फालतू चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा और शिक्षा की तरफ ध्यान कम। तो बच्चा क्या करता है, भौतिक जीवन में घूमने लगता है और जो हमारा जो ज्ञान का जो लक्ष्य है वो हमारा कहीं ना कहीं खो जाता है। इसी बात की यहाँ पे कविंद्र रविन्द्रनाथ की शिक्षा के बताए हैं कि नौकरी वाली शिक्षा, वो शिक्षा बच्चों को नहीं दिलानी चाहिए। बच्चों को आत्मिक शिक्षा दिलानी चाहिए, बच्चों को प्रकृति से जोड़ करके रखना चाहिए।
कौन शिक्षा को बच्चों को दिखना चाहिए। आगे की कहानी है आविष्कारक एडिसन। अध्यापकों ने एडिसन की मां को सलाह दी। यह मूढ़मती वर्णमाला तक पढ़ नहीं पाया, यह पढ़ नहीं पाएगा। माता ने उसे स्कूल से उठा लिया। अब अध्यापकों ने, एडिसन थे, उनकी मां को बोले कि यह मूढ़मती है, यह पढ़ नहीं पाएगा। माता ने उसे स्कूल से उठा लिया और एक अखबार बेचने की दुकान पर लगा दिया। एडिसन का दिमाग आविष्कारों में बहुत लगता था। उसने जोड़ गांठ कर एक प्रेस बनाया जिस पर अपना अखबार भी लिखने छापने लगा। एक दिन तार बाबू का लड़का रेल की पटरी पर कटने से उसने बचा लिया। बाबू ने उसे तार का काम सिखा दिया। वह अपने आविष्कारों में इतना निमग्न रहता कि फोनोग्राम ही बना डाला। लगन इतनी जोरदार थी कि एक दिन पत्नी से ही परिचय पूछ बैठा। एडिसन ने कितने ही आविष्कार किए, पढ़ा तो वह थोड़ा ही सका, पढ़ तो वह थोड़ा ही सका, पर विज्ञान के क्षेत्र में उसके दिमाग ने आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त की। अब देखिए, आविष्कारक एडिसन की बात बताएं कि माँ तो उसको जो है पढ़ाना चाहती थी और वो बच्चा मूढ़मती था, वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता था। अब उसको क्या किया, जब स्कूल में ये बात कहा गया तो माँ ने उसे स्कूल से निकाल लिया। क्या किया, अखबार बेचने की दुकान पर लगा दिया। लेकिन बच्चे के दिमाग में तो वो आविष्कार घूम रहा था। बच्चा तोड़ जोड़ करता रहा, कुछ कुछ बनाता रहा, गांठ लगाता रहा, एक प्रेस भी बना डाला उसने, है ना। अब एक दिन तार बाबू का लड़का से जो है, जब वो रेल पटरी पर कटने के लिए गया था तो उसको बचा लिए थे, और जब बचाए तो तार बाबू ने उन्हें तार बनाने का काम सिखा दिया। अब वो क्या किए, आविष्कारक हो गए, तार बनाने के काम में बहुत आगे निकल गए। तो उनके मन में तो एक दूसरी बात थी, वो विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते थे, वो कुछ किसी चीज का आविष्कार करना चाहते थे। लेकिन अगर वो जाएंगे, ऐसा व्यक्ति जाएगा तो वो अक्षरों को थोड़ी ना सीखेगा, वो तो वो काम सीखेगा जो उसे करना है। तो वही गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे, शुरू में ही उन्होंने श्लोक में बताया है कि जिन बच्चों को जो चीज की रुचि हो, शिक्षा वही देना चाहिए, उसी को आगे निखारना चाहिए। तो इस तरीके से आविष्कारक बन गए एडिसन। एक तार के निर्माण उन्होंने कर लिया, तार के आविष्कारक हो गए। श्रम आजीविका का शिक्षण संपादन